हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और अब समय बहुत ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है प्यारे साथियों। इसलिए अब आपको बहुत तीव्र गति से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए सॉल्व भी करना है। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज का जो पेपर है ये है 20 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है और इसको हम लोग बहुत तीव्र गति से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और अपने पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कांधार। अब ये जान लीजिएगा कांधार कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में आता है। कांधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में मिले हैं। तो वो 2 लिपियाँ कौन सी हैं आपको बताना है। तो एक है यूनानी और दूसरी है वो है अरामेइक। ठीक है, क्या है, यूनानी तथा अरामेइक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। कौन था? सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें 3 और अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चेम्बर और लिमिस्टर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। कह रहा है कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य के अनुसार अगर 10% कर लगाया गया है तो मुक्ति जो है वो 15% वसूल ले। राज्य ने कहा है 20 सैनिक रखना है तो मुक्ति 25 सैनिक रख ले। अर्थात दोनों के दोनों कथन सही हैं और ये आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। मंदिर को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता था, नहीं ये गलत है। मंदिर बहुत समृद्ध थे, ये भी गलत हो जाएगा। मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला आपका है। इसलिए दूसरे की बजाय हम लोग तीसरे पर चलेंगे। मंदिरों का निर्माण परिधियों पर किए गए थे, ये तो आपका कोई ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, सही नहीं है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, अर्थात 35 पर। 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए और 35 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा क्या होगा। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। ये तो सभी को पता है भैया, अशोक की पूजा में कोई देवता की पूजा नहीं होती थी। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। बिल्कुल सत्य है, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था जिनका काम ही था कि जगह जगह जाएं और लोगों को धम्म की शिक्षा दें। धम्म का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है, धम्म एक प्राकृतिक शब्द है जबकि धर्म एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, बस ए गलत और आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। राजराजा चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई, तो ये गलत है। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी गलत है। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र था, बिल्कुल सत्य है। यही आपका इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा, यही सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए और बी कथन पर उड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उड के नीति पत्र पर आपको विचार करना है। कह रहा है पहला वाला कि उड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ये बिल्कुल सत्य है। पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात आपका ए सही और बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 38 का राइट जवाब आपको देना है। चौसा का संग्राम कब हुआ था, तो चौसा का संग्राम आपका हुआ था 1539 में। फिर कह रहा है कन्नौज का संग्राम कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था कन्नौज का संग्राम। फिर कह रहा है खानवा का संग्राम कब हुआ था, 1527 में हुआ था खानवा का संग्राम। और लास्ट में जो बचा है चंदेरी का संग्राम, ये 1528 में हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब ए का क्या होगा 3 और बी का क्या होगा 4। तो ए का 3 बी का 4 किस में है, चौथे में है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए 39 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। क्या होगा, नम लवर, तो नम लवर का क्या होगा, ये उत्तर भारत से संबंधित थे। ए का 3 किस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, तो बाकी ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन गलत। चैतन्य देवा कहाँ के थे आपको बताना है। तो चैतन्य देवा आपके पूर्वी भारत के, तो बी का 4 किस में है, तीसरे में है। तीसरा आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को आप मिला लीजिएगा। जैसे आपसे पूछे सूरदास, तो सूरदास दक्षिण भारत के थे और नरसिंह मेहता पश्चिमी भारत की थी। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो आपका इसका राइट जवाब 39 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए 40 पर चलते हैं। 40 कह रहा है गुलामगिरी किताब किसने लिखी। 40 का राइट जवाब दीजिए, ज्योतिराव फुले, इन्होंने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, ज्योतिराव फुले ने लिखा था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए हमेशा जो नारायण हैं वो कैसे हैं, नारायण होते हैं एक, तो जहाँ भी नारायण मिल जाए जान लो नारायण के दृष्टि में एक जाति एक धर्म और वो सब एक ही ईश्वर हैं, तो नारायण गुरु हो जाएंगे। ठीक है, आपका राइट जवाब कौन हो जाएगा, नारायण गुरु। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 42 पर। 42 क्या कह रहा है, 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, तो 42 का राइट जवाब दीजिए। देखिए इसको वंदे मातरम आंदोलन के रूप में आंध्र प्रदेश में जाना गया था, याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में इसको वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, तो आंध्र प्रदेश में इसको जो है
वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, 42 हो गया। अब 43 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 43 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। बिल्कुल, एकाधिकार का मतलब सिर्फ उस पर मोनोपोली अकेले राज्य की थी। अगला कह रहा है महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स या कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा। कहा जाता है उस समय अंग्रेजों ने लगभग 1000 के आसपास जो है इस पर 1000% के आसपास टैक्स लगाया था नमक पर। ठीक है, तो आपका इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला इसका राइट जवाब हो जाएगा। कथन दोनों आपके सही हैं। चलते हैं 44 पर। संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, यह कथन किसका है बताइए आप लोग। तो ये कथन आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और यही आपके पहले कानून मंत्री भी हैं स्वतंत्र भारत के। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो आपकी मसौदा समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके ये अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके जवाब दीजिए। कह रहा है ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है और एक आकाश गंगा में कई करोड़ तारे होते हैं। तो आपका पहला सही हो जाएगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ये इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, तो व्याख्या आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ यही पूछा है कि दोनों सही हैं, तो बिल्कुल आपके दोनों सही है। और व्याख्या भी पूछ लेगा तो ये व्याख्या भी आपकी करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है, अक्षांश अर्थात समांतर रेखाओं का आकार कम होता जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं और 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र देशांतरीय विस्तार है। बताइए 47 का राइट जवाब दीजिए। तो प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, याद रखिएगा। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है। चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। बताइए कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। 48 का राइट जवाब, तो 48 का राइट जवाब आपको देना है। तो चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, ये सत्य है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है, गलत है। यहाँ पे हैं, मैदान भी हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, पर्वत भी हैं। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, सही है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ए और सी आपके सही हैं। अब चलते हैं 49 पर और 49 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 49 पर चलते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए और आपको बताना है कि ये जो कथन कहे गए हैं ये किस महासागर से संबंध बनाते हैं। कह रहा यह सबसे गहरा महासागर है। तो एक ही चीज जान लो भैया, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है।
या इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं? तो ये बिल्कुल और बिल्कुल प्रशांत महासागर की बात हो रही, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और 50 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर महाद्वीप को पहचानिए और बताइए ये किस महाद्वीप की बात करता है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है, तो वो कहाँ है? वो है अफ्रीका भैया। अफ्रीका में ही विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा, बताना नहीं, कई बार क्वेश्चनों में करवाया हूँ, सहारा मरुस्थल है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये अफ्रीका की ही बात है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। चलिए 51 का कह रहा है, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं 51 का राइट जवाब। चलिए, कह रहा है कि समताप मंडल के बारे में दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कह रहा है यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थिति उपलब्ध करता है, तो बिल्कुल सही है। यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, तभी तो वायुयान उड़ता है, तो ये आर आपका एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। कह रहा है विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। तो भैया देखिए, जहाँ गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं, गलत है। जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं बहती, ये भी गलत है। ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराएं समान रूप से, ये भी गलत है। क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, याद रखिएगा, जहाँ पर ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं मिलती हैं वही सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। तो 52 का राइट जवाब 4 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 53 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है? बताइए भैया, विश्व का फलोद्यान कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 53 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का राइट जवाब होगा आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? ये तो सभी को पता होगा। मैं चाहता हूँ इसका जल्दी से आप लोग 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर दें। 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने भाइयों को इसका आंसर पता है। फटाक से करिए, बहुत तीव्र गति से बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से 54 का राइट जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, अमेजन नदी बेसिन किसका है? अमेजन नदी बेसिन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है, वह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? 55 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से और बताइए 55 का राइट जवाब क्या होगा भैया? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कह रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए गए नामों का मिलान संबंधित गतिविधियों से कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 56 का आइए राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन से, कि सेरीकल्चर फलों व फूलों की खेती से, कि सेरीकल्चर अंगूरों की खेती से, कि सेरीकल्चर मछली पालन से। अगर आपने पहले का राइट जवाब पकड़ लिया तो आपको इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। जल्दी से कमेंट करिए 56 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग।
56 का राइट जवाब क्या होगा? तो देखिए सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के कीटों का पालन है, इसीलिए आपका ए का 4 किस में है? तो इसमें है, इसमें है। तो 2 ऑप्शन आपके तो गलत हो गए। अब पिसीकल्चर पर चलते हैं। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मछली पालन से होता है, याद रखिएगा। मछली पिसी, ऐसे याद रखना, मछली पिसी। तो पिसीकल्चर मछली। अब बी का दूसरा किसमें है? तो बस आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। आगे आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। बताइए 57 का राइट जवाब क्या होगा? कह रहा है आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 क्या कह रहा है? अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 58 का राइट जवाब दीजिए। क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके 58 का राइट जवाब दीजिए, कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा 58 का राइट जवाब। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी है। तो भैया ये कथन गलत है। एक समुदाय में व्याप्त विविधता, ठीक है, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती। तो ये भी कथन आपके गलत है। दोनों कथन आपके गलत हैं, तो दूसरा इसका राइट जवाब होगा। ए और बी आपके दोनों गलत हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं 59 क्या कह रहा है और इसका राइट जवाब हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उदाहरण नहीं है? नहीं शब्द पे बहुत गौर करिएगा। तो जो है वो गलत होगा, जो नहीं है वही सही होगा। तो क्या है? समय पर कर का भुगतान करना गलत हो जाएगा। कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना गलत हो जाएगा। जल बर्बादी को रोकना गलत हो जाएगा। एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन का प्रयोग, यही आपका सही हो जाएगा, यही नहीं है। अब पूछे है तो ये तीनों आपके हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी जो भारतीय संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति तीनों आते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? 61 का राइट जवाब आपको देना है। तो बताइए 61 का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये 30 क्वेश्चन देख लिया। अब ये 30 क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।